आज बात करते हैं करियर के बारे में और खासकर उस फील्ड के बारे में जिसकी आज के टाइम पे मार्केट में बहुत ज्यादा हवा है। आज बात करते हैं कि अगर आपको डेटा साइंस के अंदर अपना करियर बनाना है या फिर डेटा साइंस की फील्ड के अंदर आपको एंट्री लेनी है, अभी आप किसी और फील्ड में काम कर रहे हैं लेकिन डेटा साइंस की फील्ड के अंदर आपको घुसना है, तो उसके लिए आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊंगा कि अगर आपने उसको 100% फॉलो कर लिया तो आपको डेटा साइंस की फील्ड के अंदर एंट्री लेने से कोई नहीं रोक सकता। पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 200 से ज्यादा लोगों को इस फील्ड के अंदर नौकरी दिलवाई है। मेरे पास एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा मटेरियल है, एक इस तरह से चलने का वे है जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको आराम से इस फील्ड के अंदर एंट्री मिल जाएगी। पहली बात तो मैंने इस वीडियो को बनाने की सोची क्यों, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा था कि डेटा साइंस से रिलेटेड किस तरह की वीडियोज हैं यूट्यूब पे। मुझे एक भी वीडियो ढंग की नहीं मिली, सब ऊपर ऊपर से बातें कर रहे हैं, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, फलानी चीज पढ़ लीजिए, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। अपनी वीडियो का टाइम तो बढ़ा ही रहे हैं, आप लोगों का टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं साथ के साथ। इसीलिए इस वीडियो को लेकर मैं आया हूं और इस वीडियो के अंदर ये पूरी मैंने सीरीज बनाई है। इस सीरीज के अंदर आपको 5 से 6 वीडियोज प्रॉपर मिलेंगी जिसके अंदर मैं आपको पूरा बताऊंगा कि डेटा साइंस की फील्ड के अंदर घुसने का रास्ता क्या है, और अगर आपने उस रास्ता को फॉलो कर लिया तो 100% आपको उसमें एंट्री मिल जाएगी। मेरी इस सीरीज के एंड में जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी तो आपको उतनी गारंटी मैं दे सकता हूं कि आपको वो चीज मिल जाएगी जो मार्केट में 10 से 15 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी आपको नहीं मिलने वाली। तो इसीलिए इस सीरीज को पूरा एंड तक देखना, बिकॉज इसमें स्टार्ट से लेके एंड तक पूरे का पूरा एंट्री करने का रास्ता मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये वीडियो है किसके लिए? ये उनके लिए भी है जो ऑलरेडी डेटा साइंस की फील्ड को छोड़कर किसी और फील्ड में नौकरी कर रहे हैं। ये उनके लिए भी है जो अभी सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और उनको एक एंट्री लेवल लेना है, एज अ फ्रेशर डेटा साइंस के अंदर घुसना है। तो ये वीडियो हर एक इंसान के लिए है जो डेटा साइंस में अपना करियर बनाने की सोच रहा है। साल 2014 और 2015 से पहले कोई इक्का दुक्का इंसान ही था मार्केट में जिसको डेटा साइंस के नाम के बारे में पता भी था। खासकर कि आईटी में जो लोग काम कर रहे थे उनको भी नहीं मालूम था कि कोई ऐसी चीज मार्केट में आने वाली है। साल 2014-15 के बाद से डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके कोर्सेज ने मार्केट में धूम मचा दी है। तो इनके नाम अलग अलग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन ये सब के सब घूमती डेटा के चारों तरफ ही है। इसको थोड़ा गौर से समझते हैं। अब क्योंकि आज के टाइम में डेटा तो हर कंपनी के पास है, चाहे वो उसके प्रोडक्ट्स का हो, चाहे वो उसके कस्टमर्स का हो, चाहे वो उसकी सर्विसेज का हो। अब उस डेटा को यूज किस तरह से किया जाए ताकि उसके कस्टमर्स का भी फायदा हो, कंपनी का भी फायदा हो, ओवरऑल सबकी ग्रोथ हो, उस चीज के ऊपर ये फील्ड्स काम करती हैं। आज की डेट में मार्केट के अंदर आपको हजारों कोर्सेज मिल जाएंगे इस चीज के। ये लोग आपसे 50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक कोर्स का ले लेते हैं। और आज के टाइम पे तो यूनिवर्सिटीज ने भी इंडिविजुअल प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं जिसके अंदर वो पूरी डिग्री आपको डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में करवाने को तैयार हो गए हैं, लेकिन आपसे 20 से 25 लाख रुपया ले लेते हैं। ये लोग आपको प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं, आपको ये डेटा साइंस प्रोफेशनल बनाने की गारंटी देते हैं, आपको एक्सपर्ट बनाने की गारंटी देते हैं। अब कितने बनते हैं कितने नहीं बनते मुझे नहीं मालूम, बट मैं आपको ये चीज एकदम फ्री देना चाहता हूँ। मेरा खुद का 5 महीने का डेटा साइंस का एक क्रैश कोर्स है जिसको मैं क्रैश कोर्स बोलता हूँ। क्रैश कोर्स क्यों बोलता हूँ? मेरा फंडा क्लियर है। मैं ये बोलता हूँ कि भैया मुझे ना इस फील्ड के अंदर आपको घुसाना है, ना कि आपको इस फील्ड का एक्सपर्ट बनाना है, ना कि आपको इस फील्ड में टॉप करवाना है, क्योंकि फंडा क्लियर होना चाहिए। मेरे को जब सोच लिया मैंने कि मेरे को इस फील्ड में घुसना है, अब एक बार मैं घुस जाऊं, घुसने के बाद एंट्री लेने के बाद मेरे सामने पूरा डेटा साइंस का महासागर है। जितने मर्जी मैं उसमें गोते लगाऊं, जितनी मर्जी मैं इन डेप्थ नॉलेज लूं, जिस मर्जी डायरेक्शन में अपना एक एम बना लूं कि मुझे उस डायरेक्शन में अब इस चीज को, पढ़ाई को और पढ़ना है। बट फर्स्ट एम क्या होना चाहिए? फर्स्ट एम होना चाहिए डेटा साइंस की फील्ड के अंदर घुसना। इसीलिए मैंने अपने कोर्स को क्रैश कोर्स बोला है कि जल्दी से जल्दी खत्म होने वाला और सिर्फ एक एम को लेकर चलने वाला कि डेटा साइंस के अंदर आप लोगों की। अब मेरी कोई वेबसाइट नहीं है, मेरा कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 200 से ज्यादा लोगों को इस कोर्स के थ्रू नौकरी लगवा चुका हूँ। तो जब 200 से ज्यादा लोगों को मैं नौकरी लगवा चुका हूँ तो आपको ये कोर्स जब मैं बताने वाला हूँ, इसके अंदर आपको मैं एक गारंटी दूंगा कि लास्ट तक अगर आपने मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो 100% आपको भी नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप इसको 4 फेजेज में डिवाइड करके आपको बताऊंगा। तो पहली चीज क्या है? पहली चीज है कि आपको क्या पढ़ना है।
200 से 250 टॉपिक इसके अंदर हैं दोस्तों, 200 से 250 टॉपिक्स के अंदर, लेकिन सारे पढ़ने के नहीं है। जब आप एक एंट्री लेने की बात कर रहे हो किसी फील्ड में, तो आपको वो 200 से 250 सारे के सारे टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। मैं आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स बताऊंगा जो आपको पढ़ने हैं। दूसरी चीज, पढ़ने तो है बट उनको भी कितना पढ़ना है। अब एक टॉपिक को लेकर मैं 6 महीने बैठ जाऊं और उसी को ही पढ़ता रहूं, ऐसा काम नहीं करना है। किस टॉपिक को कितना पढ़ना है ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें इंटरव्यू क्रैक करना है, हमें इस फील्ड के अंदर एंट्री लेनी है। तीसरी चीज आती है दोस्तों, जब आपको अपना रिज्यूमे बनाना है। देखिए, रिज्यूमे एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले इंटरव्यूअर के पास जाएगा जब तक आप भी नहीं पहुंचे हैं। आपके रिज्यूमे से ही वो जानेगा कि आपको कितना आता है। आपके रिज्यूमे के अंदर उसको इतनी क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि उसको ये समझ में आ जाए कि आपसे क्या पूछा जाए, आपसे क्या ना पूछा जाए। आपके रिज्यूमे के अंदर इतनी ज्यादा चीजें भी नहीं लिखी होनी चाहिए कि उसको समझ में ना आए कि इससे क्या पूछूं क्या ना पूछूं। तो रिज्यूमे किस तरह से बनाना है, रिज्यूमे किस तरह से नहीं बनाना है, रिज्यूमे के अंदर कौन से प्रोजेक्ट्स लिखने हैं, कौन से टूल्स लिखने हैं, कौन से एल्गोरिदम्स लिखने हैं, ताकि उसके अराउंड ही आपका इंटरव्यू हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा। चौथी चीज आपकी इंटरव्यू की प्रेपरेशन। इंटरव्यू हमेशा इस तरह से होना चाहिए कि आप अपने इंटरव्यू को ड्राइव करें, ना कि इंटरव्यूअर आपके इंटरव्यू को ड्राइव करे। आप जिस डायरेक्शन में अपने इंटरव्यू को ले जाना चाहते हैं, आपका इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में आप क्वेश्चंस के आंसर दे सको। तो वो सब भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। तो इन्हीं 4 पार्ट्स को कवर करने के लिए इस पूरी सीरीज को मैं 4 से 5 वीडियो में बनाऊंगा, और मैं गारंटी देता हूं अगर आपने 100% इस सीरीज को फॉलो कर लिया तो आपको नौकरी लेने से, इस फील्ड में घुसने से कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। आज बात करेंगे पहले पार्ट की। पहला पार्ट क्या है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि डेटा साइंस का प्रोजेक्ट होता क्या है। डेटा साइंस का प्रोजेक्ट होता है कि आप इसके अंदर हिस्टोरिकल डेटा को, यानी कि पुराने डेटा को समझकर, उसको लर्न कर उसके पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर आप फ्यूचर में होने वाली चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई गेम खेलनी शुरू करी, अब उस गेम को स्टार्टिंग में खेलते हुए मुझे उसके पैटर्न्स को समझने में प्रॉब्लम आएगी, बट अगर मैं उस गेम को 1000 बार, 1500 बार, 2000 बार खेल चुका हूं, तो अब मुझे पता लग जाएगा कि अब इस गेम में ये होने वाला है और मेरे को पहले से इस चीज की ये तैयारी कर लेनी चाहिए। यानी कि सिमिलर तरीके से पुराने डेटा को, पुराने पैटर्न्स को समझकर, उनके बारे में लर्न करके डेटा साइंस की फील्ड के अंदर फ्यूचर में होने वाली चीजों के बारे में समझा जाता है, उनको प्रेडिक्ट किया जाता है। पूरी की पूरी डेटा साइंस फील्ड में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उस चीज को मैंने पूरे के पूरे 9 फेजेस में डिवाइड किया है। पहला फेज है कि डेटा साइंस प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना, कि डेटा साइंस के प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल के अंदर क्या क्या स्टेजेस होती हैं, क्या क्या फेजेस होती हैं, उनको समझना। साथ के साथ स्टैटिस्टिक्स के कुछ टॉपिक्स जो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज, एक कोडिंग लैंग्वेज। आज की डेट में मार्केट के अंदर कौन कौन सी कोडिंग लैंग्वेज है जो आपको इसके लिए सीखनी पड़ेगी, और कौन कौन सी लैंग्वेज है जो आपको नहीं सीखनी चाहिए। तीसरा है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की टेक्निक्स, जिसको हम ईडीए भी बोलते हैं। इन सबको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। चौथा है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के एल्गोरिदम्स और उनकी इवैल्यूएशन। पांचवा, टेक्स्ट एनालिटिक्स के एल्गोरिदम्स और उनकी इवैल्यूएशन। छठा, डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स और उनकी इवैल्यूएशन। सातवां है एसक्यूएल, क्योंकि डेटा से रिलेटेड काम होगा तो हमें एसक्यूएल के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना होगा। आठवां है डेटा विजुअलाइजेशन, उसके टूल्स, डेटा विजुअलाइजेशन के टूल्स, क्योंकि डेटा विजुअलाइज जब तक नहीं करेंगे तो डेटा के बारे में जानेंगे कैसे। और लास्ट में आपको मैं एक केस स्टडी भी करवाऊंगा, जिसके अंदर प्रॉपर आपको सारी की सारी जो लाइफ साइकिल की फेजेस हैं, उनके थ्रू एक प्रोजेक्ट कैसे निकलता है उसके बारे में बताऊंगा। जो ये 9 चीजें मैंने आपको बताई, अगर ये 9 चीजें आपने कवर कर ली तो आपके इंटरव्यूअर को आपका प्रोफाइल देख के ऐसा नहीं लगेगा कि इसको कुछ ही टॉपिक्स के बारे में नॉलेज है। उसको ऐसा लगेगा कि इसको ऑल राउंड एक पूरे का पूरा डेटा साइंस के हर एक टॉपिक के बारे में इसको नॉलेज है। तो उसको आपका इंटरव्यू लेने में आसानी रहेगी, प्लस आपका प्रोफाइल सिलेक्शन में भी आपको आसानी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं डेटा साइंस प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल की। व्हाट इज अ लाइफ साइकिल? फर्स्ट ऑफ ऑल, हर एक प्रोजेक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है, क्योंकि अगर उसको आप लाइफ साइकिल के हिसाब से डिफरेंट स्टेजेस में, डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करेंगे तो आपको ये भी मालूम रहेगा कि किस फेज के अंदर क्या क्या काम होता है, किस फेज के अंदर किस तरह के लोगों की टीम चाहिए, और उसको करने के लिए आपको आसानी होगी। और जिस तरह से आज मैं आपको कंप्लीट डेटा साइंस प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करूंगा, अगर आपने उस तरह से इसको एक्सप्लेन कर दिया अपने इंटरव्यूअर को, तो आपको उसको इंप्रेस करने से कोई नहीं रोक सकता। ही विल बी इम्प्रेस्ड बाय द वे यू विल बी एक्सप्लेनिंग द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ अ डेटा साइंस प्रोजेक्ट।
तो बात करते हैं डेटा साइंस प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल की। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को कुछ फेजेस के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहली फेज क्या है? सबसे पहली फेज है प्रॉब्लम डेफिनेशन रिक्वायरमेंट गैदरिंग। प्रॉब्लम डेफिनेशन रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या है कि जब भी आपके पास कोई डेटा साइंस का प्रोजेक्ट आएगा, सबसे पहले आप जानने की कोशिश करोगे कि क्लाइंट को या जिसके लिए भी आप उस प्रोजेक्ट को करने वाले हो उसको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आ रही है, किस किस प्रॉब्लम को वो अपने बिजनेस के अंदर सॉल्व करना चाहता है, उसके अराउंड इस फेज में काम होगा। इस फेज के अंदर आप उनसे उनके करंट प्रॉब्लम्स को जानेंगे और उनके करंट पेन एरियाज की, उनके दुख देने वाले एरियाज कौन से हैं उनके बिजनेस के अंदर, जिनके अंदर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं डेटा साइंस का यूज करके। इसी को हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी बोलते हैं कि बेसिकली जिस चीज की रिक्वायरमेंट हमें है उनकी हेल्प करने के लिए, वो चीजें भी हम उनसे इस पूरी की पूरी फेज में डिस्कस करेंगे। साथ के साथ इस फेज के अंदर जब आप उनसे बात करेंगे तो उनसे आप उनकी प्रॉब्लम समझने के साथ साथ उनको ये भी कमिटमेंट्स करेंगे कि आप उनको क्या क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। तो पहला फेज जो होता है लगभग कई केसेस में, कई प्रोजेक्ट्स में ये हो सकता है कि 1 से 2 महीने के लिए भी चले, 3 महीने के लिए भी चले, और कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो छोटे होते हैं जिनके अंदर 3 से 4 हफ्ते के अंदर ही आप प्रॉब्लम डेफिनेशन या रिक्वायरमेंट गैदरिंग को समझ लेते हो क्लाइंट से। तो ये होती है आपकी पहली फेज। अब बात करते हैं दूसरी फेज की। दूसरी फेज होती है हाइपोथेसिस जनरेशन। जब आपने प्रॉब्लम को समझ लिया, जब आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर ली, तो उसके बेसिस पे अब आप कुछ ना कुछ हाइपोथेसिस लिखोगे। हाइपोथेसिस क्या होती है, ये स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक के अंदर मैंने अलग से आपको बताया है कि हाइपोथेसिस क्या होती है, वो उस टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा। बट अगर आप मैं छोटी सी आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूं तो वो ये है कि एक हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होती है कि जैसे मैंने बोला कि जिस दिन शाम को सूरज नहीं निकलेगा उस दिन बारिश होगी, तो ये एक स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट को सही होना या ना होना वो बाद की बात है, बट अभी मैंने एक हाइपोथेसिस मान ली कि जिस दिन सूरज नहीं निकलेगा उस दिन बारिश होगी। अब जिस तरह से आपने प्रॉब्लम डेफिनेशन को समझा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग को लिया और उसको अब आप उसके बेसिस पे बेसिकली कुछ ना कुछ हाइपोथेसिस लिखते हो जो कि आपकी सेकंड फेज बनती है। इसी हाइपोथेसिस को आधार बना के आप नेक्स्ट फेज की तरफ जाते हो। नेक्स्ट फेज आपकी डेटा डिक्शनरी क्रिएशन। डेटा डिक्शनरी क्रिएशन बेसिकली कुछ नहीं होता, ये उनके डेटाबेस के अंदर वो जो भी वेरिएबल्स को लेकर चल रहे हैं क्लाइंट, आप उनके बारे में समझते हो। फॉर एग्जांपल डेटाबेस के अंदर कोई वेरिएबल है जिसका नाम है लोकेशन, तो आप उनसे पूछोगे कि ये किस चीज की लोकेशन है, ये किसी स्टोर की लोकेशन है या किसी कस्टमर की लोकेशन है या क्या है। इसी तरह से पूरे के पूरे डेटा की डिक्शनरी बनाना। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने लोकेशन का एग्जांपल दिया कि हर एक डेटा को आपने समझना कि उस डेटा का मतलब क्या है। नेक्स्ट फेज फिर आपकी आती है डेटा एक्विजिशन की। डेटा एक्विजिशन मतलब कि उनके डेटा को आपने अब डाउनलोड करना है अपने पास, या फिर उनके डेटा का आपने एक्सेस लेना है अपने पास, सो दैट आप अब उस डेटा पे काम करना चालू करेंगे। नेक्स्ट फेज आपकी आती है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसको हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी कहते हैं। ये जो फेज है इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स यूज होती हैं जिनको यूज करके बेसिकली अब हमारे पास डेटा भी है, हमारे पास हम हाइपोथेसिस भी लिख चुके हैं। अब उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का टाइम आ गया है। उस डेटा को यूज करके आप सारे का सारा एक्सप्लोर करके देखेंगे डेटा को कि इसके अंदर क्या क्या है, किस किस तरह की एनालिसिस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इस पूरी टॉपिक के ऊपर मैंने अलग से भी डिस्क्रिप्शन दी है जो आपको आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा। बट अभी के लिए इसको ऐसा ही समझते हैं कि दिस इज द नेक्स्ट फेज आफ्टर डेटा एक्विजिशन। कई बार इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछ लेता है कि डेटा एक्विजिशन कब करोगे, डेटा डिक्शनरी कब करोगे, डेटा डिक्शनरी पहले करोगे या डेटा एक्विजिशन पहले करोगे। तो जिस तरह से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये उसी वे में सारे का सारा लाइफ साइकिल प्रोजेक्ट होगा। कई बार एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाइपोथेसिस जनरेशन आप कब करते हो, डेटा देखने के बाद या डेटा देखने से पहले। तो आप उसमें बताओगे कि डेटा देखने से पहले, क्योंकि अगर डेटा को देख के हाइपोथेसिस लिखी गई तो मेरी हाइपोथेसिस बायस हो जाएगी। ये जब मैं आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाऊंगा लास्ट वीडियो में, उस टाइम पे भी मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बताऊंगा कि क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या नहीं पूछा जाता है। फिर आता है आपको मॉडल सिलेक्शन। मॉडल सिलेक्शन मतलब कि अब सारा काम हो गया, अब हमने ये चेक करना है कि कौन से एल्गोरिदम को यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, बिकॉज देयर आर मल्टीपल एल्गोरिदम्स अवेलेबल, बट हर एक प्रॉब्लम के लिए हर एक एल्गोरिदम काम नहीं करता। तो किस एल्गोरिदम को लेकर मैं अब नेक्स्ट चलूंगा, उसके लिए ये हम मॉडल सिलेक्शन वाला फेज यूज करते हैं। फिर आता है मॉडल बिल्डिंग का टाइम कि अब हमने जो एल्गोरिदम
सिलेक्ट कर लिया है, अब हम उसको बिल्ड करेंगे। जब उसको बिल्ड करेंगे तो उसके बाद उसको इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट का मतलब कि उसने कितने अच्छे रिजल्ट्स दिए, क्या वो रिजल्ट्स इंप्रूव हो सकते हैं। अगर वो इंप्रूव हो सकते हैं तो हम दोबारा मॉडल बिल्डिंग की फेज में वापस चले जाते हैं, फिर से मॉडल को बनाते हैं। और कई बार हमें पता लगता है कि मॉडल हमने गलत सिलेक्ट कर लिया, तो दोबारा से मॉडल सिलेक्शन पे जाएंगे, फिर से मॉडल बिल्डिंग करेंगे, फिर से मॉडल इवेल्युएशन करेंगे। मॉडल इवेल्युएशन के रिजल्ट्स को क्लाइंट को दिखाकर जब तक वो उससे ओके नहीं हो जाते तब तक हम उस मॉडल को फाइनल नहीं मानते। फिर आ जाता है कि अब मॉडल फाइनल हो गया है तो अब हम जाएंगे प्री प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट फेज में। प्री प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट फेज बेसिकली वो फेज होती है जिसके अंदर आप अपनी रिक्वायरमेंट क्लाइंट को बताते हो कि अब हमने मॉडल फाइनल कर लिया है और इस मॉडल को हमने आपके सिस्टम पे, आपके सर्वर पे डिप्लॉय करना है, सो दैट आप अब हमें छुट्टी दें और आप इसको यूज करें और हमने एक अच्छा मॉडल बना के आपको दे दिया है। तो वो जो रिक्वायरमेंट आप उनको दोगे उसके लिए वो आपका प्री प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट के लिए सेटअप करेंगे और जब वो सेटअप हो जाएगा तो आप फिर प्रोडक्शन में जाके उसकी डिप्लॉयमेंट कर देंगे। ये जो पूरे का पूरा लाइफ साइकिल मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक कंप्लीट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है। अगर आप जीरो से लेके एंड तक किसी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करोगे डेटा साइंस के अंदर तो इन सारी फेजेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा। तो अगर आपसे किसी इंटरव्यू में किसी इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि मेरे को पूरे का पूरा लाइफ साइकिल प्रोजेक्ट क्या होता है, उसके अंदर क्या फेजेस होते हैं, और आपने अगर इस तरह से इन फेजेस को एक्सप्लेन कर दिया, जिसको मैं अभी और डिटेल में आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा जब मैं एक प्रोजेक्ट लेके चलूंगा फॉर एग्जांपल, तो अगर आपने इस तरह से बता दिया तो वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा कि उसको पूरे का पूरा A to Z पता है, इस बंदे ने सच में काम किया हुआ है किसी न किसी प्रोजेक्ट पे। अब इन फेजेस के अंदर बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आएंगी, बहुत सारी फेजेस ऐसी आएंगी, खास करके एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जब आपको स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा। अब लोग अपनी वीडियोस में बोल तो देते हैं कि आपको स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स भी पढ़ना पड़ेगा डेटा साइंस में घुसने के लिए, लेकिन उनमें क्या पढ़ना पड़ेगा? तो स्क्रीन पे इस टाइम आपको मैं जो टॉपिक्स दिखा रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स के, आपको वो टॉपिक्स पढ़ने हैं। इन टॉपिक्स को आपने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक बुक अटैच कर रहा हूं, उस बुक के अंदर आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे विद एग्जांपल। जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो आपको ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, जो कि आपको एक प्रोजेक्ट के अंदर यूज होंगे जब मैं आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करूंगा। और आपको इंटरव्यूअर अगर कुछ पूछेगा तो इन्हीं टॉपिक्स में से पूछेगा। अब क्योंकि यहाँ पर डेटा पर काम करना है, डेटा पर काम करना है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई लैंग्वेज भी आपको इसमें यूज करनी पड़ेगी। वैसे तो पुराने टाइम में जब डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स का इतना हवा नहीं था मार्केट में, तो उस टाइम पे कुछ टूल्स थे जो मार्केट को डोमिनेट करके रखते थे। फॉर एग्जांपल सैस था, SPSS था, बट वो सारे पेड थे। बट जब से R और पाइथन मार्केट में आया तो इन्होंने उनकी मार्केट को खत्म करके, और आज के टाइम पे 90% ऑफ द मार्केट इज कैप्चर्ड बाय पाइथन। तो अगर आप मेरे से पूछें कि मुझे कौन सी लैंग्वेज पढ़नी चाहिए डेटा साइंस में एंट्री लेने के लिए, तो मैं पाइथन का नाम लूंगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक भी दिया है, जो कोर्स आपको 500 से 1000 रुपए के बीच में मिल जाएगा पाइथन का, और आपको उतनी ही पाइथन पढ़ाएगा जितनी की आपको चाहिए, क्योंकि हमें पाइथन में एक्सपर्ट नहीं बनना है। डेटा साइंस के अंदर जितनी पाइथन चाहिए उतनी ही उस कोर्स में पढ़ाई जाएगी। तो इसके कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और उस वहीं से आपको पाइथन पढ़ना है। जितना उसमें पाइथन पढ़ा रखा है उतना पाइथन अगर आप पढ़ लेंगे तो वो सफिशिएंट है डेटा साइंस के लिए। फिर तीसरा आता है आपका रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम्स। अब अगर बात करें क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन की, तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम डेटा साइंस के अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर जो सोल्यूशन है उसकी कुछ क्लासेस होंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूँ इंश्योरेंस कंपनी का, तो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जब क्लेम सबमिट होते हैं, तो अगर इंश्योरेंस कंपनी ये प्रेडिक्ट करे कि कौन सा क्लेम जो है वो एक फ्रॉड क्लेम है और कौन सा क्लेम है एक नॉन फ्रॉड क्लेम है, तो फ्रॉड और नॉन फ्रॉड दो क्लासेस बन जाएंगी, यानी कि ये एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। सिमिलरली इसी तरह से एक रिग्रेशन प्रॉब्लम होती है। रिग्रेशन प्रॉब्लम के अंदर कोई क्लासेस नहीं होती, एक रेंज होती है, एक नंबर हमें प्रेडिक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि किसी इंसान की एज के बेसिस पे, वो कहाँ रहता है, किस तरह के घर पे रहता है, उसके बेसिस पे, उसकी एजुकेशन क्या है उसके बेसिस पे, उसके घर में कितनी फैमिली मेंबर है उसके बेसिस पे उसकी इनकम को प्रेडिक्ट किया जाए, तो इनकम जो होगी वो एक नंबर निकल के आएगा, यानी कि वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। दैट इज एक रिग्रेशन प्रॉब्लम, इसमें कोई क्लास नहीं है।
तो रिग्रेशन प्रॉब्लम और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह से एल्गोरिथम होते हैं। कुछ एल्गोरिथम है जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए होते हैं, कुछ एल्गोरिथम होते हैं जो रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए होते हैं, और कुछ एल्गोरिथम इस तरह से भी होते हैं जो दोनों प्रॉब्लम्स के लिए काम कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे आप जिन एल्गोरिथम्स को इस टाइम पे देख पा रहे हो, ये हमारे पास टोटल लिस्ट ऑफ एल्गोरिथम्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, GBM, XGBoost, SVM जिसको हम सपोर्ट वेक्टर मशीन भी बोलते हैं, KNN, के नियरेस्ट नेबर भी बोलते हैं जिसको, नेव बायस। अब लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको एक बुक से पढ़ना है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको नीचे लिंक में अटैच कर दूंगा, और बाकी के एल्गोरिथम के पढ़ने के लिए भी मैं आपको लिंक्स नीचे दे दूंगा, बट आप कहीं और से भी पढ़ना चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं। तो ये है हमारा तीसरा फेज, जिसके अंदर हमारे पास एल्गोरिथम्स है जो आपको तैयार करने हैं। इन एल्गोरिथम्स में कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, जिन लिंक्स को मैं शेयर करूंगा उन लिंक्स में जितना दे रखा है वैसे तो आपको उतना ही पढ़ना है, बट अगर आप थोड़ा बहुत और पढ़ना चाहते हो, वो चीज़ें क्या हैं पढ़ने के लिए, वो मैं जब आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाऊंगा उस टाइम पे आपको बताऊंगा। वैसे तो इससे पहले एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का टॉपिक मैं एक्सप्लेन करना चाहता था, बस उसमें मैं थोड़ा टाइम लेना चाहता हूं, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, जिसके अंदर हमने अभी तक का जो कोर्स किया है, दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फर्दर टॉपिक्स बताऊंगा जिनको कवर करूंगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, मैं आपको सारे तरह से जवाब दूंगा। मैं चाहता हूं कि आपको ये कोर्स पूरी तरह से मदद करे आपको डेटा साइंस में एंट्री दिलाने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।